Thank you, Bravita. Right, Ji. Now our class has officially begun. Acha, someone else is looking to join us. Assalamu alaikum, Essen. एसन बेटे पेपर कैसा हुआ था P2? खदीजा आप भी बता दो बेटे. How were your P2s? सी तो बहुत सिंपल था, सीधा साधा वो गैस में से आ गया था. और सेक्शन बी का एक पार्ट गैस में से आया था. सॉरी. 3 and 5 गुड चॉइस. वो जो इक्विलिब्रियम वाला, यस, और 5 में मॉनेटरी पॉलिसी वाला. एक्सीलेंट चॉइस. एसन आपका पेपर कैसा था? तो आपको लगता है कि मतलब अच्छा पेपर हो गया है, यू आर हैप्पी विद द आउटकम? चले, अल्लाह खैर करे. किस में सेक्शन ए में तो सारी बात हमेशा होती है बेटे, वो उसमें वैरायटी बहुत है. चले, लेट्स फिनिश द कोर्स टुडे. ग्लोबलाइजेशन यूनिट 10. ग्लोबलाइजेशन है क्या जी? सिंपली इट इन्वॉल्व्स द वर्ल्ड बिकमिंग लाइक वन मार्केट. कैसे होती है? एज अ रिडक्शन इन बैरियर्स टू मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू फ्री ट्रेड, रिमूवल ऑफ टैरिफ कोटाज वगैरह. डायरेक्ट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड वर्कर्स. वर्कर्स एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आसानी से इमिग्रेशन कंट्रोल्स अगर आसान कर दिए जाएं, उसके रिजल्ट में ग्लोबलाइजेशन आई है. डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती हैं मल्टीनेशनल का पैसा. पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो शेयर्स खरीदते हैं हम फॉरेन कंपनीज में, या फॉरेनर्स हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज के शेयर खरीदते हैं, उसका इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज जो हम फाइनेंशियल अकाउंट में इन दोनों को रिकॉर्ड करते हैं, डायरेक्ट एंड पोर्टफोलियो को. So the world is becoming more like one country, global village बनता जा रहा है where there are few restrictions on where people buy products from, where they set up firms and where they work. अभी तक वर्कर्स की रिस्ट्रिक्शन है थोड़ी बहुत. इमिग्रेशन कंट्रोल्स बड़े स्ट्रांग हैं, वीज़ाज बड़ी मुश्किल से मिलते हैं. सो बट अ नंबर ऑफ कंट्रीज आर heavily reliant on migrant labors, and within trade blocks there is usually opportunity for workers to work and stay in any member country. जैसे यूरोपियन यूनियन में अगर आप रहते हैं तो आप उन 26-25 मुल्कों में जहाँ जहाँ अपनी अपने होम कंट्री की आईडी पे रह सकते हैं, काम कर सकते हैं. दूसरे नंबर पे आहिस्ता आहिस्ता कई कंट्रीज, कनाडा, यूएस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आर अलाउइंग इमिग्रेशन टू अस, यू नो, लेस डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. तो स्किल्ड वर्कर्स एक दूसरी जगह पे माइग्रेट हो रहे हैं. सो कॉजेज यानी फैक्टर्स दैट कॉज ग्लोबलाइजेशन, इनको हम ब्रेक डाउन करते हैं. सबसे पहले क्यों ग्लोबलाइजेशन आई? ब्रेकिंग डाउन ऑफ बैरियर्स बिटवीन प्रोडक्ट, कैपिटल एंड लेबर मार्केट्स इन डिफरेंट कंट्रीज. 4 मेन रीजंस हैं. अभी भी हम अपनी क्लास फिजिकली, आई एम इन माई हाउस, यू गाइज आर इन योर हाउस. इट कुड बी कि कोई स्टूडेंट बाहर से भी ज्वाइन कर सके. तो advances in communications and technology made globalization happen. This has made it easier for firms to keep in contact with their production plants from a greater distance and coordinate the production process across the world. अब इतने अच्छे अच्छे, यू नो, क्या उसको बोलते हैं, ESP सॉफ्टवेयर है, एंटरप्राइज ERP, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर हैं कि आप पूरी दुनिया में ऑन अ क्लिक ऑफ अ माउस किसी भी अपने ऑफिस की फैक्ट्री का कोई हिस्सा जूम इन करके देख सकते हो कि वर्कर्स कैसे काम कर रहे हैं, आउटपुट कैसी बन रही है, प्रोडक्टिविटी के क्या हालात हैं. साथ साथ आपको ताज़ा फिगर्स मिल रहे हैं, तो यू डोंट हैव टू बी फिजिकली प्रेजेंट to manage your business. As a result, there has been a growth in number and influence of multinational companies. पाकिस्तान में ही देख लो, नेस्ले, यूनिलीवर, यू नो, होंडा, टोयोटा, पेप्सी, कोका कोला, कितनी फर्म्स बाहर से आएंगी. Advances in communication and technology have also made it easier for households to buy products and firms to sell their products to countries throughout the world. आप किसी भी कंपनी की वेबसाइट पे जाएं, ईबे पे जाएं, अमेजोन पे जाएं, आप दुनिया भर से चीज़ें खरीद सकते हैं और प्रोड्यूसर्स दुनिया भर की आपको चीज़ें बेच सकते हैं. सो पहला मेन फैक्टर बिहाइंड ग्लोबलाइजेशन इज कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी के आईटी बेस्ड सिस्टम्स, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम्स ने मल्टीनेशनल्स की ग्रोथ की
और बाइंग एंड सेलिंग ट्रेड आसान कर दी विद इन कंट्रीज एंड फ्रॉम आउटसाइड कंट्री। मसलन अक्सर माई मिसेज ऑर्डर्स फ्रॉम इंग्लैंड यहाँ डिलीवर हो जाता है। तो ये सब कुछ जो है एडवांसेस एंड कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ है। किसी बच्चे को ग्लोबलाइजेशन का पहला कॉज प्रॉपर समझ ना आया हो, ओके। दूसरी वजह, आसान बहुत है चैप्टर्स। दूसरी वजह इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट। बहुत हाई स्पीड हमारी ट्रांसपोर्ट हो गई है, रिलायबल हो गई है, रेयरली कोई प्लेन डिले होता है। लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसपोर्ट इस वजह से हो गई है, जिसकी वजह से इट्स बिकम चीपर एंड ईजियर टू मूव पार्ट्स बिटवीन फैक्ट्रीज, गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन हाउस होल्ड फ्रॉम अदर कंट्रीज। अगर आप यूरोप में जाएं तो उनका जो यूरो रेल का एक पास आप ले लें, आप पूरे 25 कंट्रीज में, वो 500 यूरोज का पास था आज से 3-4 साल पहले, वो पूरे मुल्कों में आप ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट एनी इशू। तो बहुत ही फास्ट शिपिंग सिस्टम्स बन गए हैं, रिलायबल टाइमिंग उनकी बहुत अच्छी है, एयर फ्रेट बहुत स्ट्रांग हो गया है, रेल फ्रेट बहुत अच्छा हो गया है बिटवीन कंट्रीज। और इस तरह बहुत ज़्यादा ग्लोबल लेवल पे ना सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज मूव कर पा रही हैं, सॉरी, बल्कि साथ साथ आपकी फैक्ट्रीज के पार्ट्स, कंपोनेंट्स, पूरा पूरा बिल्ट इन, पूरा एक लेट्स से एक बॉयलर फैक्ट्री का पूरा बिल्ट इन होके पैकेज होके यहाँ पे आ सकता है। एवरीवन क्लियर ऑन सेकंड पॉइंट? फ्री ट्रेड पे मैंने ज़्यादा नहीं लिखा, ये आप लोगों ने बहुत पढ़ा हुआ है A1 में भी। सो रिमूविंग टैरिफ्स फॉर इंस्टेंस enables firms to compete on more equal terms and so can promote international trade. कोटाज रिमूव हो रहे हैं, एक्सपोर्ट सब्सिडीज रिमूव हो रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता दुनिया ग्लोबल विलेज बनती जा रही है, ट्रेड आसान होती जा रही है। चौथी और आखिरी रीजन, रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन कंट्रीज इन विच अ फर्म कैन बेस पार्ट ऑफ इट्स प्रोडक्शन। कुछ कंट्रीज में अभी तक ये लिमिट्स हैं कि भाई फॉरेन फर्म्स जो हैं डोमेस्टिक फर्म्स को नहीं खरीद सकती या वहाँ सेटअप नहीं कर सकती, काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पिछले कुछ सालों में, कुछ डेकेड्स में ये कम होती जा रही है, इसलिए मल्टी नेशनल्स का कल्चर बढ़ता जा रहा है। अब आप खुद ही देखो, आप में से कई बच्चे ए लेवल के फ़ौरन बाद ही बाहर पढ़ने चले जाएंगे। मैनी ऑफ यू आई गिव रिकमेंडेशन लेटर्स। तो बेसिकली लोगों की मूवमेंट, फिर जब आप लोग पढ़ लिख जाएंगे, आप वहाँ जॉब करें या वापस पाकिस्तान आए, किसी और कंट्री जाएं, लेबर की मूवमेंट, कैपिटल की मूवमेंट, सर्विसेज की, टेक्नोलॉजी की मूवमेंट, ये सब कुछ ग्लोबलाइजेशन में इजाफा कर रहे हैं। रीज़न एडवांसेस इन कम्युनिकेशन एंड फास्टर इंटरनेट वगैरह, इसकी वजह से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स बहुत अच्छे हो रहे हैं, फ्री ट्रेड होती जा रही है, और आहिस्ता आहिस्ता कंट्रीज रिमूव कर रहे हैं रिस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन फर्म्स लोकेटिंग देयर और बाइंग डोमेस्टिक फर्म्स। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन? नहीं। हम इंडिकेटर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन देखते हैं, कैसे हमें पता लग रहा है कि ग्लोबलाइजेशन हो रही है। सबसे पहला, वर्ल्ड ट्रेड वर्ल्ड आउटपुट से ज़्यादा स्पीड में बढ़ी है। वर्ल्ड का जीडीपी जो है वो स्लो बढ़ रहा है और वर्ल्ड ट्रेड तेज़ी से बढ़ रही है, स्पीड उसके बढ़ने की ज़्यादा हो रही है। सो जो वर्ल्ड ट्रेड टू वर्ल्ड आउटपुट रेशियो अगर एग्जामिन किया जाए, तो वर्ल्ड ट्रेड इज बिकमिंग फास्टर राइज कंपेयर टू वर्ल्ड आउटपुट का राइज। समझ आ गया? सेकेंड, another indicator is export to GDP ratio of different countries. जितना ज़्यादा आपके जीडीपी का हिस्सा एक्सपोर्ट्स या X-M वाला है, इंटरनेशनल ट्रेड वाला, उससे पता लग रहा है कि दुनिया ग्लोबलाइज हो रही है, ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं एक दूसरे से एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स पे। तो कुछ कंट्रीज़ का, जैसे थाईलैंड वगैरह है, 85% ऑफ देयर जीडीपी या 80% इज अराउंड देयर एक्सपोर्ट्स का रेवेन्यू। तो उनके मेजर ग्रोथ का इंजन एक्सपोर्ट्स हैं। समझ आ गई बात? थर्ड है जी, फ्लोज ऑफ पोर्टफोलियो एंड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैन बी एग्जामिन्ड। जैसे आज से 30 साल पहले पाकिस्तान में हार्डली कोई मल्टीनेशनल थी, कोका कोला, पेप्सी कोला याद आती हैं, लेकिन उसके बाद इतनी कार कंपनीज, इतनी ये फूड कंपनीज, नेस्ले, यूनिलीवर, इतनी ज़्यादा कंपनीज आपके मुल्क में आई, कपड़ों वाली, क्लोथ मेकर्स एंड स्टफ। तो ये सब जो है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई, मल्टीनेशनल्स और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। Majority of people in Pakistan also do a side business of buying shares and selling shares. Speculators का काम यही होता है, वो फुल टाइम शेयर्स में काम कर रहे होते हैं। तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स भी कंट्रीज के बीच में मल्टीनेशनल कंपनीज के शेयर्स खरीदे और बेचे जाने, ये बड़े ज़्यादा स्पीड से बढ़ा है। तो ये एक और इंडिकेटर। नेक्स्ट जी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो।
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी मल्टीनेशनल हमारे जीडीपी का कितना हिस्सा है, ये अगर बढ़ रहा है तो उससे भी ग्लोबलाइजेशन साबित हो रही है, और यस कई कंट्रीज में बढ़ रहा है. फ्लोज ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, इंटरनेशनल माइग्रेशन of figures sorry migration figures are also considered. जैसे पाकिस्तान में लास्ट ईयर 1 लाख बंदा बाहर माइग्रेट हुआ था. इस साल ऑलरेडी इन 4 महीनों में, 5 में, हम मई में बैठे हैं, स्टार्ट में 4 महीना मीन्स 1/3 ऑफ द ईयर हैज हैपेंड, और 8,24,000 के करीब लोग बाहर के लिए अप्लाई कर चुके हैं. So everyone clear on this, G? How globalization occurred and what are the indicators to know that globalization has actually happened? Okay, I guess everyone is clear. Let's move on to next topic, consequences of globalization. Consequences अच्छे बुरे दोनों हो सकते हैं. इसके ऊपर मुझे क्वेश्चन की तवक्को है कि वो कहे कि there has been widespread globalization, countries are becoming dependent on each other. Discuss if it is always beneficial. तो हम इनके कॉन्सिक्वेंसेज में पहले ग्लोबलाइजेशन क्यों हुई उसके इंडिकेटर्स ब्रीफली करके, फिर ये कॉन्सिक्वेंसेज, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, और फिर एक कंक्लूजन दे देंगे 20 मार्क के क्वेश्चन में. डिसएडवांटेज खुद ही उसकी इवैल्यूएशन बन जाएगी, और जो एंड पे कमेंट देंगे 3-4 लाइंस का कंक्लूजन का, वो आपके 3 मार्क्स बन जाएंगे. तो 14 मार्क्स नॉलेज के, एनालिसिस में एडवांटेज आ गए, लिमिटेशंस इवैल्यूएशन में चली गई, वो 6 मार्क्स हैं. 2 या 3 मार्क को कंक्लूजन के लिए आपके रिजर्व करेगा. तो एडवांटेज क्या हुए जी ग्लोबलाइजेशन के? ग्लोबलाइजेशन की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ ड्राइव होती है, यानी it can encourage countries and regions within those countries to specialize in what they're best at. In other words, a country that makes greater use of comparative advantage should increase global output, which can in turn increase living standards. आपके एएस ने comparative advantage का मॉडल बड़ा ध्यान से पढ़ा था. दो कंट्रीज अपनी अपनी चीज़ में स्पेशलाइज करते थे तो वर्ल्ड पूरे की आउटपुट बढ़ती थी, और जब वो आपस में ट्रेड करते थे म्यूचुअली बेनिफिशियल एक्सचेंज रेट पे, तो उनको भी पहले से ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल होती थी. सो पहला फ़ायदा, दुनिया भर में इकोनॉमिक ग्रोथ आई ग्लोबलाइजेशन की वजह से, क्योंकि कंट्रीज़ ने अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन बनाई, अपने अपने कंपैरेटिव एडवांटेज पे गए, जिस चीज़ों के लिए उनके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मोस्ट सूटेबल थे, जिसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उनकी लोएस्ट थी, उस पे उन्होंने स्पेशलाइज किया, एक्सपोर्ट किया. तो एज ए रिजल्ट ग्लोबल आउटपुट भी बढ़ी, लिविंग स्टैंडर्ड्स भी हर कंट्री में जितना ज़्यादा उसने कंपैरेटिव एडवांटेज डेवलप किया, लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़े. Where firms in different countries are allowed to compete on more equal terms through the removal of trade restrictions and lower transport costs, lower prices which would increase consumer surplus. Consumer may also benefit from a greater variety of products. ज़रा गौर करो तो ये मिलते जुलते एडवांटेज हैं फ्री ट्रेड वाले. हमने बैरियर्स हटाए हैं, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस कम की हैं, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम हुई हैं वर्ल्ड वाइड, जिसकी वजह से अब टैरिफ वगैरह कम होने की वजह से भी गवर्नमेंट ने हमारी रेगुलेटेड ड्यूटी कम की है गाड़ियों पे. गाड़ियाँ अब इम्पोर्टेड सस्ती होने वाली हैं, लोकल भी सस्ती होने वाली हैं. इससे क्या होता है, कंज्यूमर्स का सरप्लस बढ़ता है, उनकी वैरायटी और सॉवरेंटी में इजाफा होता है. दोनों पॉइंट समझ आ गए? ये थर्ड पॉइंट, फ्री मूवमेंट ऑफ डायरेक्ट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स. डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स मल्टीनेशनल्स का पैसा, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो हम शेयर खरीदते हैं फॉरेन कंपनीज में, या फॉरेनर्स हमारी कंपनीज में शेयर खरीदते हैं. They say it has a potential to reduce income inequality between countries. For example, एक मल्टीनेशनल एक लो इनकम कंट्री में सेटअप हुई, उससे ना सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ी, लोकल फर्म्स मुकाबले की वजह से एफिशिएंट हुई, वेजेस उन्होंने वो अपने मुल्कों से कम देते हैं लेकिन हमारे मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा देते हैं. आपका जो बंदा भी मल्टीनेशनल में काम करता है विल वाउच फॉर इट कि वो 1.5-2 लाख से तो स्टार्ट देते हैं बच्चों को काम पे, और बहुत जल्दी वो 5-5, 10-10 लाख कमाना शुरू होते हैं. तो इससे क्या होता है, इनकम गैप्स कम हो रहे हैं, अमीर मुल्कों का पैसा गरीब मुल्कों में ट्रांसफ़र हो रहा है. सेम वे विद शेयर्स, अगर हमने बाहर की कंपनीज के शेयर खरीदे थे, उसका डिविडेंड आता रहेगा, अगेन इनकम गैप्स कम हो सकते हैं, बट इट्स डिबेटेबल क्योंकि अक्सर ये छोड़ के चले जाते हैं, नुकसान बहुत देते हैं. एवरीवन क्लियर ऑन एडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन 3 दैट वी हैव डन? इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू स्पेशलाइजेशन एंड यूज ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज. मैंने बोल्ड क्यों किया है कि आप लोग क्विक रिवीजन जब लास्ट नाइट कर रहे हो या सेकंड लास्ट नाइट, तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाए. सेम वे इनकम इनक्वालिटीज़ कम हो सकती हैं, डेवलप करना आपका काम है आंसर को. अच्छा, मैंने इसमें डिटेल्स दे दी हैं. डिसएडवांटेजेस क्या हैं जी? वही जो
मल्टीनेशनल्स की और फ्री ट्रेड के सॉरी अपना प्रोटेक्शन जोन के ना होने की वजह से हैं, आपकी सनसेट सनराइज इंडस्ट्रीज वगैरह। तो स्टार्ट जी, however there's some potential disadvantages of globalization. One is that it can create structural unemployment. कैसे? This is because while opening an economy to greater international competition will cause some industries to expand, it will also cause some industries to decline. तो वर्कर्स की जॉब लूज होगी, ठीक है, दे मे रिमेन अनएम्प्लॉयड फॉर सम टाइम। ये कौन सी इंडस्ट्रीज हैं? आपकी डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रीज, आपकी सनसेट सनराइज इमर्जिंग इंडस्ट्रीज, इन्फेंट इंडस्ट्रीज, वो मुकाबला नहीं कर पाती इंटरनेशनल कंपटीशन का, मल्टी का, वो बंद हो जाती हैं और मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट फैल सकती है। सेकेंडली, आप बहुत ज़्यादा ट्रेड पे रिलाई कर रहे हो, आप दुनिया के साथ आप भी ससेप्टेबल हो गए। अगर दुनिया में कोई डिमांड या सप्लाई साइड शॉक आया है, ठीक है, बिकॉज कंट्रीज आर मोर लिंक टुगेदर नाउ, तो नेगेटिव शॉक्स भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप ऑयल मंगवाते थे रशिया से, रशिया में एक मेजर नेचुरल डिजास्टर आया, उसकी रिफाइनरीज बंद कर गई ऑयल निकालना, आपके मुल्क में भी डिसरप्शन आएगी, ऑयल कुछ देर के लिए आपको नहीं मिलेगा। इसी तरह कोविड-19 आई, पूरी दुनिया ने सफ़र किया, ठीक है। तो जो वर्ल्ड वाइड डिजास्टर्स आते हैं, नेगेटिव सप्लाई शॉक्स या नेगेटिव डिमांड शॉक्स, रिसेशन आया था 2008 में पूरी दुनिया में, उसका इफेक्ट ट्रिकल डाउन होके पूरी दुनिया पे जाता है। अब एक कंट्री तक महदूद नहीं रहता, बिकॉज ग्लोबलाइज्ड हो गए आप। एवरीवन क्लियर ऑन दिस सेकंड पॉइंट जी? Okay. Third, the free flow of portfolio and direct investment will create the risk that it can be withdrawn quickly, causing a negative multiplier effect. आज मल्टीनेशनल्स आपके मुल्क में आई हैं, कल को चली जाएंगी, आपके मुल्क में एग्रीगेट डिमांड ह्यूजली गिरेगी अगर वो आपके जीडीपी का बड़ा हिस्सा बन चुकी थी। बाहर के कंट्रीज ने आपकी कंपनीज के शेयर्स लिए थे लोगों ने, वो जब चाहें बेच सकते हैं, उससे भी नेगेटिव इफेक्ट आएगा। सो next is the increase in competition from other countries and greater mobility of factors of production can constrain domestic government policy. क्योंकि पूरी दुनिया से कंपैरिजन किया जा रहा है, लोकल गवर्नमेंट्स प्रेशर में आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अदर गवर्नमेंट्स आर सेटिंग लो टैक्स रेट, तो हमारी गवर्नमेंट को भी प्रेशर होगा भाई कि हम भी लो टैक्स रेट रखें, ठीक है। हालांकि हमारी गवर्नमेंट चाहती थी टैक्सेस बढ़ा के एजुकेशन हेल्थ केयर पे लगाएं, पॉवर्टी कम करें, सोशल वेलफेयर दें, तो वो कम कर सकेंगे बिकॉज दे फीलिंग प्रेशर कि यार पाकिस्तान के इर्द गिर्द इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, सब में टैक्सेस लो हैं, हमने अगर टैक्सेस बढ़ाए तो हो सकता है हमारी स्किल्ड लेबर बाहर चली जाए। तो अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी पे थोड़ा सा कंट्रीज की ग्रिप कम होती जा रही है। दिस इज द केस विद कंट्रीज दैट ट्रेड अ लॉट। सबको समझ आ गया बच्चों? कोई कंफ्यूजन? बस आप मेजर ये बोल्ड याद कर लें, आपको सब समझ आ जाएगा। देखो डिसएडवांटेज ज़्यादा नज़र आ रहे हैं आपको कुछ। ग्लोबलाइजेशन में ऑल्सो मेक इट डिफिकल्ट फॉर अ गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्टर पोल्यूशन कंट्रोल्स, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज आती आपके मुल्कों में ऐसे नहीं है, वो आपसे बाकायदा साइन करवाती हैं कि जी जो पोल्यूशन कंट्रोल्स हैं हम पे लाइट किए जाएँ। सो ग्लोबलाइजेशन creates a greater need for international coordination of policies, but is not always easy to achieve. अब जी इसकी evaluation, just as some individuals in a country can benefit while others lose out, some countries gain and some countries can be disadvantaged by globalization. A number of countries have lost out on the benefits of globalization. For example, in recent years, Burundi has experienced very low and negative economic growth और सिर्फ 5% अपने जीडीपी का कर रहा है, तो ऐसी कंट्रीज ग्लोबलाइजेशन से फ़ायदा नहीं ले रहे। अलबत्ता थाईलैंड, यू नो, चाइना जो इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत आगे हैं, मल्टीनेशनल्स उनके मुल्कों में आई हैं और उन्होंने भी बाहर के मुल्कों में भेजी हुई हैं, वो इससे ज़्यादा फ़ायदा ले रहे हैं। So do you think you can handle a 20 mark question after revision of globalization, its advantages and disadvantages? That was the question. Sorry? नहीं मेरे बेटा, एमएनसीज पे नहीं है, फ्री ट्रेड भी है, फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर भी है, बहुत कुछ है। फॉलो कर रहे हो? बच्चे बहुत कम रह गए हैं। चले, लेट्स मूव ऑन। अच्छा जी, ये हो गया, तो साथ इसको रिवाइज कीजिएगा। इट्स नॉट जस्ट अबाउट मल्टीनेशनल, इट्स अ ह्यूज कॉन्सेप्ट। अब जी ट्रेड ब्लॉक्स हमारा आखिरी टॉपिक है। मैं चाहता हूँ ये वीडियोस लगा के आप सबके लिए वो अवेलेबल हों, ताकि
पूरा सिलेबस आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाए। ट्रेड ब्लॉक्स क्या है जी? इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, व्हेन कंट्रीज मर्ज देयर इकोनॉमिक अफेयर्स एंड बिकम मोर इंटरलिंक्ड। Or trade blocks means regional regrouping of countries that have preferential trade agreements between member countries. आपस में ट्रेड बैरियर्स कम करो या ख़त्म कर दो, टैरिफ कोटाज वाले रिमूव कर दो, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट करो, अपने इकोनॉमिक अफेयर्स को मर्ज करो, वर्कर्स एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जा सकें, वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म कर दो या कम कर दो। ये सब चीज़ें ट्रेड ब्लॉक्स में हैं, जैसे हमारी यूरोपियन यूनियन, नाफ्टा वगैरह हैं। तो इसको जरा समझते हैं। टाइप ऑफ ट्रेडिंग ब्लॉक्स, आई डोंट थिंक आपको 20 मार्क का ये ट्रेडिंग ब्लॉक के टाइप्स पे क्वेश्चन आ सकता है। हो सकता है 20 मार्क के क्वेश्चन में इसकी टाइप्स पूछ के फिर इनके फायदे नुकसान पूछे, तब जाके ये 20 मार्क का क्वेश्चन बनता है। तो लेट्स स्टार्ट जी। 4 मेन ट्रेडिंग ब्लॉक्स की फॉर्म्स हैं, 4 लेवल्स ऑफ इंटीग्रेशन है। हर लेवल जो मैं पढ़ाऊंगा उससे अगला लेवल डीपर होगा। सबसे बेसिक लाइक प्राइमरी लेवल जैसे होता है स्कूल का, सबसे बेसिक लेवल है फ्री ट्रेड एरिया। इन अ फ्री ट्रेड एरिया, governments of member countries agree to remove trade restrictions between each other. आपस में टैरिफ कोटाज नहीं है। Members are allowed to determine their own external trade policies towards non-members and do not share a common external tariff. फ्री ट्रेड एरिया में सिंपली 4 5 10 कंट्रीज जिन्होंने ट्रेड ब्लॉक बनाया है आपस में ट्रेड बैरियर्स ख़त्म कर देंगे, टैरिफ कोटाज हटा देंगे, एक्सपोर्ट सब्सिडीज नहीं देंगे अपनी फर्म्स को, ठीक है। और हर कंट्री फ्री है कि वो दूसरे कंट्री से जो ट्रेड ब्लॉक से बाहर हैं कंट्रीज, उनके खिलाफ क्या अपना टैरिफ या पॉलिसीज ट्रेड की करना चाह रहे हैं, उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फ्री ट्रेड एरिया की एग्जांपल यूएस से कनाडा और मैक्सिको की है। 3 कंट्रीज इन्होंने साइन किया था यूएस मैक्सिकन कनेडियन एग्रीमेंट, यूएसएमसीए 2019 में। पुराने ज़माने में यानी थोड़ा सा पहले तक, जब 94 में इन्होंने साइन किया था, उसका नाम नाफ्टा था, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, अगर खाली नाम याद रख लो यूएसएमसीए काफ़ी है। तो अब जी कस्टम यूनियन, एडवांस लेवल, प्राइमरी से सेकेंडरी लेवल में आप आ गए स्कूल के। कस्टम यूनियन goes a stage further than a free trade area in terms of economic integration, as well as removing trade restrictions between countries. एक कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ भी लगा देते हैं ऑन ट्रेड विद नॉन मेंबर्स। तो अगर कोई एमसीक्यू आए, अभी तो नहीं खैर, लेकिन एमसीक्यू आए P3 में कि व्हाट इज द डिफाइनिंग या डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कस्टम यूनियन, तो हमेशा ऑप्शन कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ विद नॉन मेंबर्स होगी। इसमें अब क्या किया है, आपस में तो फ्री ट्रेड कर रहे हैं, अब पूरी जोन ने एक टैरिफ लगा दिया है, कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ। जोन से बाहर से जो भी इंपोर्ट आएगी सब पे एक रेट लगेगा, हर कंट्री अपनी मर्जी से टैरिफ का रेट नहीं बना सकती। इसकी बेस्ट एग्जांपल है जी, सबसे दुनिया की पुरानी जो कस्टम्स यूनियन है साकू, साउथ अफ्रीकन कस्टम्स यूनियन, ठीक है। बोट्सवाना, लेसोथो, ये कंट्रीज इसके मेंबर थे। आपस में कोई टैरिफ कोटा नहीं है, बाहर से जो गुड्स आ रही हैं उनके ऊपर सेम टैरिफ इन कंट्रीज में आने से पहले लगता है। सबको समझ आ गया बच्चों या कोई कंफ्यूजन? मॉनेटरी यूनियन जी, अब मॉनेटरी यूनियन इंक्लूड्स इवन मोर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। अभी थर्ड लेवल आ गया, लेट्स से हाई स्कूल या कॉलेज लेवल आ गया जिसमें आप लोग हैं। पहले प्राइमरी लेवल था फ्री ट्रेड एरिया, आपस में फ्री ट्रेड, कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ नहीं है, हर कंट्री अपनी मर्जी से टैरिफ लगा सकता है ऑन कंट्रीज दैट आर आउटसाइड द ब्लॉक, आपस में कोई टैरिफ कोटास नहीं है। फिर आगे जी कस्टम्स यूनियन, जिसमें आपस में फ्री ट्रेड है, बाहर से कुछ भी सामान आए उस पर कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ लगेगा। मॉनेटरी यूनियन क्या है जी, even more economic integration है इसमें। in this case restrictions are usually removed on movement not only of goods and services but also capital and labor। ये बहुत ज़्यादा आप इंटीग्रेट कर रहे हो। the aim is to create a single market across member countries। key feature of monetary union is that member countries will use same currency, जैसे यूरो है आपका, and follow the same monetary and exchange rate policies। इन यूरो के एक्सचेंज रेट का स्टेबिलिटी का जिम्मेदार कौन है? सेंट्रल बैंक ऑफ यूरोप। सारे यूरोप का इंटरेस्ट रेट कौन सेट करता है? सेंट्रल बैंक ऑफ यूरोप। हर कंट्री अपना इंटरेस्ट रेट सेट नहीं कर सकता। यूरोपियन यूनियन जो है बहुत इंटीग्रेटेड है, ये वही मॉनेटरी यूनियन है। इट ऑपरेट्स अ सिंगल मार्केट, its members have adopted the same policies on a number of labor markets and social issues। Many of the members have adopted the same currency, the euro,
and European Central Bank operates a single interest rate for all the countries. तो अब क्या लेवल हुआ, पहले में सिर्फ फ्री ट्रेड थी, दूसरे में फ्री ट्रेड भी है और एक्सटर्नल टैरिफ भी लग गया कस्टम यूनियन में, मॉनेटरी यूनियन में सेम करेंसी भी हो गई, वर्कर्स भी जिस मुल्क में जाके चाहे मेंबर कंट्रीज में कहीं जॉब करें, कैपिटल जिधर मर्जी फ्लो कर लो, कोई टॉल रोड ब्रिजेस भी नहीं है, कोई टॉल नहीं पे करना, कुछ नहीं, फ्रांस का आदमी अपनी आईडी पे जर्मनी में जॉब कर सकता है, ये सिस्टम है फुल इकोनॉमिक यूनियन। ये सिर्फ अमेरिका की पहली 13 स्टेट्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। A full economic union is the final stage of integration. Full economic union involves members having the same currency and following the same monetary, fiscal and exchange rate. Monetary तो उसमें भी सेम थी ना, इकोनॉमिक मॉनेटरी यूनियन में भी। फुल इकोनॉमिक यूनियन में फिजिकल पॉलिसी भी सेम है, यानी टैक्सेस एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी सेंट्रली सेट किए जाएंगे। तो जो पहली 13 अमेरिकन स्टेट्स हैं उसमें ये टोटली एग्जिस्ट कर रही है। बच्चों कोई कंफ्यूजन? अब अगर वो क्वेश्चन पूछता है, discuss the levels of integration and has the formation of trade blocks been beneficial for the world या for the countries who are forming trade blocks, तो इसके अंदर आप सिंपली ये सारा लिख देंगे। मैं इसका क्वेश्चन बना के आपको इंटीग्रेटेड, मैंने कुछ गलत किया हुआ है, इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड, पहले मैं स्पेलिंग बाद में ठीक करता रहूँगा, कुछ गड़बड़ रेटेड बाद में कर दूंगा, ठीक है। राइट जी। अब कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ट्रेडिंग ब्लॉक्स, इसका फायदा क्या हुआ, ट्रेड क्रिएशन, नुकसान क्या हुआ, ट्रेड डाइवर्जन। इन दोनों को हमने समझना है। आई गाइस फ्रेश इनफ कि मैं फिनिश कर दूं आज सिलेबस? ओके गुड। सो उफ, अब तो बच्चा रह ही कोई नहीं, रमीशा मोहम्मद इंसाद, वाह, अच्छा जी। सो लेट्स सी, ट्रेड क्रिएशन क्या है जी? इट occurs when high cost domestic production is replaced by more efficiently produced imports from within the trade bloc. मसलन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान का एक ट्रेड ब्लॉक बन जाए, इट इज़ नॉट पॉसिबल, लेकिन बन जाए तो आप खुद बताएं हम गाड़ियां किस मुल्क से खरीदेंगे? अपनी गाड़ियां खरीदेंगे या इन चारों में से किससे गाड़ियां खरीदेंगे आप? आई गाइस नॉट अवेयर किसकी बेस्ट और सस्ती गाड़ियां हैं इन चार मुल्कों में से? वो इंडिया की यार, टाटा वगैरह, रेंज रोवर तक वहाँ पे आ गई है। हमारे फॉर्च्यूनर से बहुत बेहतर गाड़ियाँ 70 लाख रुपए पाकिस्तानी में मिलती हैं वहाँ पे। 35 लाख की मानजा भी है, बहुत अच्छी गाड़ी है, HIV, समझ रहे हैं? तो बेसिकली जब भी ट्रेड क्रिएशन होती है, पहली चीज़ क्या है, जो इनएफिशिएंट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स होते हैं उनकी जगह टैरिफ कोटास हट के इन कंट्रीज में दूसरे नेबरिंग कंट्रीज से, ट्रेड ब्लॉक के कंट्रीज से, मेंबर से आप उनसे बनाई हुई एफिशिएंट गुड्स मंगवा लेते हैं, ठीक है। मेंबरशिप ऑफ ट्रेड ब्लॉक में राइज टू गिव राइज टू ट्रेड क्रिएशन, कैसे? दिस occurs when the removal of tariff allows members to specialize in those products in which they have comparative advantage। जैसे पाकिस्तान टेक्सटाइल पे, लेदर पे, इन चीज़ों पे, स्पोर्ट्स गुड पे स्पेशलाइज कर रहा है, मजीद स्पेशलाइज करेगा इन पे, क्योंकि इंडिया, श्रीलंका, अफगानिस्तान सबसे ज़्यादा बेहतर हम ये बनाते हैं। तो इन दोज प्रोडक्ट्स जिसमें हमारा कंपेरेटिव एडवांटेज है उस पर हर कंट्री स्पेशलाइज करेगा, जिसकी वजह से डोमेस्टिक महंगी प्रोडक्ट्स की बजाय इम्पोर्टेड सस्ती प्रोडक्ट्स आ जाएंगी हर कंट्री में। एफिशिएंट फर्म विद इन द ट्रेड ब्लॉक ज़्यादा सेल कर सकेंगी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल लेंगी, लोअर प्राइसेस ऑफर कर सकेंगी, लेकिन इनएफिशिएंट फर्म्स बंद हो जाएंगी। समझ आ गया बेटे ये हो क्या रहा है? साथ आपको भी क्लियर है बच्चे? ओके। अब इसका फिगर देखते हैं कि कैसे बेनिफिशियल होता है। फिगर बिलो शोज द इफेक्ट ऑफ ट्रेड क्रिएशन। फिगर किधर है? अच्छा हाँ ठीक है। ट्रेड क्रिएशन बिफोर ज्वाइनिंग द ट्रेड ब्लॉक्स, द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इन कंट्री इज OP1, अभी जाके देखेंगे, एंड क्वांटिटी कंज्यूम्ड इज OQ2। of this amount, OQ1 is supplied by domestic producers and Q1 Q2 is being imported। पहले तो ये चीज देख लो, देखो
वर्ल्ड सप्लाई, पहले तो डोमेस्टिक सप्लाई डाउनवर्ड आ रही है, डिमांड डोमेस्टिक, सप्लाई डोमेस्टिक, ये हमने ग्राफ समझा हुआ है एएस में भी और ए टू में भी। अब तो जब तक ट्रेड विद टैरिफ थी P1 पे प्राइस थी। मुझे बताएं P1 प्राइस पे डोमेस्टिक सप्लाई कितनी थी, लोकल गुड्स कितनी बिक रही थी बिफोर द टैरिफ वाज रिमूव, Q1। और डोमेस्टिक डिमांड कितनी थी, कितना इंपोर्ट हो रहा था, यही ऊपर लिखा हुआ था। अब P2 पे जब प्राइस आई है, साथ मुझे बताएं डोमेस्टिक सप्लाई कितनी रह गई है और डोमेस्टिक डिमांड कितनी हो गई है, अब कितना इंपोर्ट हो रहा है, समझ आ गया। ये है ट्रेड क्रिएशन। पहले Q1 से Q2 था, अब Q3 से Q4 हो गया। कंज्यूमर्स को अब गेन हम समझते हैं कैसे हो रहा है। इनिशियली कंज्यूमर सरप्लस वाज व्हाट, मोहम्मद बोले बोले। कंज्यूमर सरप्लस कितना था जब प्राइस P1 थी, डिमांड कर्व से नीचे प्राइस लाइन से ऊपर देखें, लेबल्स हुए हुए हैं। मोहम्मद कितना कंज्यूमर सरप्लस था, क्या बोल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा P1 पे F&E, F&E वर इनिशियल कंज्यूमर सरप्लस। अब जब प्राइस टैरिफ हट गया है ब्लॉक के अंदर, P2 पे वर्ल्ड प्राइस आ गई है, अब कितना कंज्यूमर सरप्लस हो गया है, साथ आप बता दें सारे एरियाज, ABCDEF। तो ABCD का हमने कंज्यूमर सरप्लस गेन किया है, समझ आ गया। अच्छा जी, प्रोड्यूसर सरप्लस पहले कितना था, सप्लाई कर्व से ऊपर ऊपर प्राइस लाइन से नीचे, G&A, बहुत अच्छे, G+A। अब कितना बाकी रह गया, खाली जी, तो एक प्रोड्यूसर सरप्लस निकल गया। अब नेट गेन कितना हुआ है, BCD, कंज्यूमर सरप्लस में इजाफा जो हुआ था ना ABCD, उसमें से ए तो गया, ठीक है ना, तो वो निकाल देंगे। अच्छा, गवर्नमेंट को टैरिफ रेवेन्यू कितना आ रहा था, जरा गौर से देखें, पहली इंपोर्ट कितनी थी, एक एरिया लेबल्ड है, कितना टैरिफ रेवेन्यू गवर्नमेंट को आ रहा था, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू सप्लाई, एरिया सी, ये खत्म हो गया, तो नेट गेन क्या हो गई, B+D, समझ आ गया। ए प्रोड्यूसर सरप्लस चला गया, सी गवर्नमेंट का रेवेन्यू चला गया, B+D हमारी नेट गेन आई बिकॉज ऑफ ट्रेड क्रिएशन। मोहम्मद साद समझ आ गया बच्चों के नहीं, अब नीचे इसकी सारी एक्सप्लेनेशन है तो इसलिए मैं दोबारा नहीं कर रहा। अब लेट्स गो टू ट्रेड डाइवर्जन। ट्रेड डाइवर्जन क्या होती है, when trade with a low cost country outside a custom union is replaced by higher cost producers supplied from within। पहले चाइना से आप ले रहे थे, सस्ती माल ले रहे थे, लेकिन जब टैरिफ लग गए, चाइना से माल महंगा हो गया, विद इन द जोन एक और कंट्री जो चाइना से कम एफिशिएंट है, आपको वो सस्ता मिला तो आपने वहां से लिया। तो ये है ट्रेड डाइवर्जन, इसमें दुनिया का नुकसान हो रहा है, ट्रेड डिफ्लेक्ट हो रही है इस ट्रेड ब्लॉक से। जैसे यूरोपियन यूनियन जितना पहले चाइना से ट्रेड करता है, उसका बहुत हाफ रह गई है सिर्फ ट्रेड, तो ये ट्रेड डाइवर्जन है। बेसिक आइडिया समझ आ गया। So trade diversion occurs when membership of a trade bloc results in a country buying imports from a less efficient country within the trade bloc rather than from a more efficient country outside. This results in a less efficient allocation of resources. Efficient countries outside the trade bloc may lose as they are not now able to trade on equal terms. A country joining the trade bloc may also lose. इसमें हमें देखना पड़ेगा ग्राफ से कि क्या ये बेनिफिशियल है कि नहीं, नुकसानदेह है नॉर्मली ये, लेकिन लेट्स सी। फॉर एग्जांपल, फिगर बिलो शोज दैट ओरिजिनली द कंट्री यूके, यूरोपियन यूनियन में आने से पहले, बायज अ प्रोडक्ट बटर फ्रॉम द मोस्ट एफिशिएंट कंट्री न्यूजीलैंड।
and places a tariff on imports of the products. अब देखो, P1 है सप्लाई फ्रॉम न्यूजीलैंड विद टैरिफ। फिर जी P2 क्या है? सप्लाई फ्रॉम डेनमार्क विदाउट टैरिफ। जब यूरोपियन यूनियन में आप आ गए, टैरिफ हट गए, तो डेनमार्क से आपको चीज मिली। अलबत्ता सप्लाई फ्रॉम न्यूजीलैंड विदाउट टैरिफ जो है सबसे नीचे वाला फिगर है, वो सबसे एफिशिएंट है न्यूजीलैंड, लेकिन हम डेनमार्क से लेंगे, तो ये ट्रेड डाइवर्जन हो रही है। बात समझ आ रही है? अब तसल्ली से दोबारा मुझे बताइए, P1 प्राइस पे हम लोग डोमेस्टिक सप्लाई कितनी हो रही थी? यूके की बटर कंपनीज कितना बेच पा रही थी Q1? और डिमांड कितनी थी डोमेस्टिक? कितना इंपोर्ट हो रहा था? शाबाश। अब जब डेनमार्क से हमने लेना शुरू किया, तो डोमेस्टिक फर्म्स कितना सप्लाई कर पा रही हैं? Q3। और डोमेस्टिक डिमांड अब कितनी हो गई है? Q4 हो गई। समझ आ गया? अच्छा जी, गवर्नमेंट का रेवेन्यू कितना था न्यूजीलैंड से टैरिफ्स पे? Q1 Q2 जो हम इंपोर्ट कर रहे थे न्यूजीलैंड से बिफोर ज्वाइनिंग द ट्रेड यूनियन, कस्टम यूनियन। दो लेवल बोलने पड़ेंगे, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन सप्लाई फ्रॉम न्यूजीलैंड विदाउट टैरिफ एंड सप्लाई फ्रॉम न्यूजीलैंड विद टैरिफ। CNH बिल्कुल ठीक है। अब जी, अब जरा गेन्स देखते हैं। जब प्राइस P1 पे थी, कंज्यूमर सरप्लस कितना था? F&E। जब प्राइस P2 पे गई है, डेनमार्क से हमने लेना शुरू किया, कंज्यूमर सरप्लस कितना हो गया? तो जो गेन है वो है ABCD। समझ आ गया? अच्छा जी, प्रोड्यूसर सरप्लस कितना था बिफोर टैरिफ वाली ट्रेड जो हम कर रहे थे, मतलब टैरिफ वाली ट्रेड जो हम कर रहे थे न्यूजीलैंड से P1 पे? नहीं नहीं, प्रोड्यूसर सरप्लस बेटे। A+G। अब कितना रह गया है? डेनमार्क से अब लेना शुरू हो गए, P2 पे आ गई प्राइस, अब G रह गया, तो A प्रोड्यूसर सरप्लस लॉस हुआ, तो A निकल गया। अब हमारे पास BCD एडिशनल कंज्यूमर सरप्लस आया हुआ है, ऐसे ही है ना? जबकि CH निकल गया टैरिफ का। ठीक है। अब BD गेन है, और हमें कंपेयर करना पड़ेगा कि BD या H में से कौन सा बड़ा है, ओवरऑल बेनिफिट है कि नहीं। अगर BD इज ग्रेटर देन H, तो ट्रेड डाइवर्जन के बावजूद कंट्री गेन कर रहा है, लेकिन अगर H लॉस इन टैरिफ रेवेन्यू इज लेस देन एडिशन इन कंज्यूमर सरप्लस B+D, तो फिर कंट्री लूज कर रहा है। मोहम्मद, समझ आ गई बात? ओके जी, सारा कुछ एक्सप्लेन्ड है, एक बार पढ़ लेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। यही एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड डिस्कस वेदर इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर अ कंट्री। नवंबर 12 में आया था, क्योंकि उस वक्त ये A2 का हिस्सा होता था, तो ये आसान क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा, मैं सॉल्व करके भेज भी दूंगा। दैट्स इट जी, वी डन विद आवर कोर्स। साथ आपको ये नहीं आ रहे थे, यू weren't आंसरिंग टुडे? आप क्लास में थे या कहीं और गए हुए थे? हाँ, इसीलिए खैर वो मैंने ग्राफ पूछा था, तो मोहम्मद आंसर कर रहे थे। ठीक है, दैट्स इट जी, आई एम क्लोजिंग द क्लास, एंड